नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल इंडी बुक क्लब पर एक और बिल्कुल नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नाम की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, और इसे लिखा है मिहाली चिकसिंटमिहाली ने। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतना डूब गए हो कि समय का पता ही नहीं चला और आपकी दिल में एक अलग ही खुशी छा गई? फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बताती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में ऐसे पल ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते हैं जहां हम पूरी तरह फोकस्ड और संतुष्ट महसूस करें। इसे पकड़ आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन को और मजेदार बना सकेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे और असली खुशी का राज समझेंगे। किताब में पहले फ्लो की हालतों को समझाया गया है, जैसे चैलेंजेस और स्किल्स का बैलेंस। फिर अलग अलग फील्ड से मिसालें दी गई हैं, जैसे काम, खेल, रिश्ते, सब में। ये एक तरह का गाइड है जो बताता है कि कैसे हम अपनी सोच बदलकर छोटे छोटे बदलावों से जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। और हमें ये भी सिखाती है कि खुशी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर के फ्लो से आती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 1, सच्ची खुशी की जड़ें। खुशी की असली जड़ों को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि ये बाहर की चमक दमक, जैसे ढेर सारा पैसा या रुतबा, से नहीं मिलती। इसके बजाय इंसान को अपने काम में इतना डूब जाना चाहिए कि वो समय का हिसाब ही भूल जाए। इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में, चाहे पुराने यूनानी दार्शनिक हों या पूर्वी साधु, ये बात मानी गई है कि असली खुशी निष्क्रिय बैठने से नहीं, बल्कि जिंदगी को मकसद देने से मिलती है। फ्लो तब बनाया जा सकता है जब काम और स्किल्स का तालमेल सही हो, यानी काम इतना आसान न हो कि बोरियत हो और न ही इतना मुश्किल कि डर लगे। इस हालत में छोटे मोटे सुख, जैसे खाना पीना या टीवी देखना, फीके लगने लगते हैं, क्योंकि असली तृप्ति तो खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में छुपी होती है। हमें खुशी को संयोग की बजाय एक चॉइस के रूप में देखना चाहिए। जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला करके फ्लो के जरिए वो एहसास हासिल किया जा सकता है जो हमारे जिंदगी को बड़े मकसद से भर दे। इंसान को इतिहास के पन्नों में कई उदाहरण देखने चाहिए जहां लोग फ्लो की तलाश में ध्यान या कला में डूबे। खुशी बाहर की कामयाबी, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी या सोशल स्टेटस से नहीं आती। ऐसी चीजें हमें बस थोड़ी देर का मजा देती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हमारी अंदरूनी क्षमताओं को चुनौती दी जाए और उन्हें बढ़ाया जाए। साइंटिस्ट्स या एथलीट्स को अपने काम में डूबकर न सिर्फ तरक्की हासिल करनी चाहिए, बल्कि एक गहरा संतोष भी पाना चाहिए, जो बाहरी उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। इस तरह की सक्रिय कोशिश से रोजमर्रा की जिंदगी को भी एक रोमांच में बदला जा सकता है, जहां हर काम में मकसद नजर आए। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि खुशी की जड़ें अपने ही हाथों में होती हैं और उन्हें सींचकर बड़ा किया जा सकता है, बजाय बाहर की चीजों पर निर्भर रहने के। हमें खुशी को छोटे मोटे सुखों से ऊपर उठकर देखना चाहिए, जहां जिंदगी को एक बड़े कैनवास पर रंगा जाता है। फ्लो की हालत में चेतना इतनी केंद्रित हो जाती है कि नकारात्मक विचार हमसे दूर रहते हैं और हमें एक आंतरिक शांति का एहसास होता है। जापानी समुराई की ट्रेनिंग हो या भारतीय योग की प्रथा, ये दिखाया गया है कि खुशी हमेशा से एक सक्रिय प्रक्रिया रही है, जहां अपनी सीमाओं को पार करके ग्रोथ पाई जाती है। इंसान को ये समझना चाहिए कि ये न सिर्फ उसे बेहतर बनाता है, बल्कि समाज में भी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। पैसा या ताकत जैसे बाहरी फैक्टर हमें थोड़ी देर की खुशी दे सकते हैं, लेकिन फ्लो से मिलने वाली तृप्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि वो अपनी मेहनत का नतीजा होती है। हमें ये मानना चाहिए कि खुशी को ढूंढने की बजाय बनाया जा सकता है, और फ्लो वो रास्ता दिखाता है जिससे जिंदगी को और सार्थक किया जा सकता है। पार्ट 2, दिमाग की मशीनरी को समझना। दिमाग की मशीनरी को इस तरह समझा जाना चाहिए जैसे कोई दोस्त आसान लफ्जों में बताए कि मन कैसे काम करता है। चेतना की जटिलताएं ऐसी हैं कि ध्यान को मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा सिक्का माना जा सकता है।
हमें ये देखना चाहिए कि ये ऊर्जा शोर, रंग या गंध जैसे सेंसरी केओस के बीच अपनी हकीकत को शेप देने में मदद करती है। दिमाग एक बार में बहुत कम जानकारी ही हैंडल कर सकता है, जैसे कोई पुराना कंप्यूटर जो ज्यादा लोड पर रुक जाए। लेकिन अगर ध्यान को जानबूझकर कंट्रोल किया जाए, तो मेंटल केओस, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, को रोका जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पर फोकस करके चेतना को मजबूत किया जा सकता है, जिससे जिंदगी ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगती है। जैसे किसी कलाकार को अपनी पेंटिंग में इतना डूब जाना चाहिए कि वो बाहर की दुनिया भूल जाए। ये अनुशासित ध्यान न सिर्फ क्रिएटिविटी बढ़ाता है, बल्कि एक गहरा आनंद भी देता है। इंसान को अपने दिमाग की सीमाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक बार में सिर्फ 7 से 9 चीजों पर ही फोकस किया जा सकता है। बिना प्लानिंग के मन भटकता रहता है और एंट्रोपी बढ़ने से स्ट्रेस या उदासी आ सकती है। लेकिन अगर खिलाड़ियों की तरह फोकस्ड प्रैक्टिस की जाए, जैसे कोई क्रिकेटर जो हर बॉल पर ध्यान देता है, तो हमारी मानसिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे न सिर्फ लचीलापन आता है, बल्कि हमें जटिल चीजों को हैंडल करने की ताकत भी मिलती है। रोजमर्रा के काम, जैसे घर की सफाई, को भी फोकस के साथ मास्टरी का मौका बनाया जा सकता है, ताकि वो बोरिंग न लगे। हमें ये समझना चाहिए कि ये अनुशासित ध्यान एक मजबूत पहचान बनाने में मदद करता है, जिससे हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। हमें ये मानना चाहिए कि दिमाग की मशीनरी को सही तरीके से ट्यून करके ज्यादा खुश और बैलेंस्ड जिंदगी जी जा सकती है। अनुशासित ध्यान से चेतना को एक ताकतवर टूल बनाया जा सकता है, जो हमें आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जैसे म्यूजिशियन या डांसर को अपनी परफॉर्मेंस में खोकर दिखाना चाहिए कि सेंसरी इनपुट को फिल्टर करके एंट्रोपी कम की जा सकती है। हमें दिमाग की जटिलताओं को समझकर अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए, जैसे कोई वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट में डूबकर नई खोज करता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ देती है, बल्कि एक मजबूत आइडेंटिटी बनाती है, जहां हमें कंट्रोल का एहसास होता है। रोजमर्रा की चुनौतियों को मौके में बदलने की ये कला सिखाती है कि हर काम में बेहतरी का रास्ता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि दिमाग की मशीनरी को सही तरीके से इस्तेमाल करके एक ज्यादा जीवंत और खुशहाल जिंदगी बनाई जा सकती है। पार्ट 3, जिंदगी की खुशी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। जिंदगी की असली खुशी उन छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जो रोज किए जाते हैं, जैसे कोई काम या खेल। इन्हें गहरे आनंद में बदला जा सकता है, अगर सही तरीके से देखा जाए। खुशी की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि स्किल्स और चैलेंजेस कितनी अच्छी तरह मैच करती हैं। काम इतना आसान न हो कि बोरियत हो, और न ही इतनी मुश्किल कि घबराहट हो। फ्लो की हालत के लिए कुछ खास फैक्टर्स जरूरी हैं। टास्क ऐसा हो जो करने लायक हो, काम में गहरा ध्यान लगाया जाए ताकि इंसान बाहर की दुनिया भूल जाए, साफ लक्ष्य बनाए जाएं ताकि रास्ता पता चले, और तुरंत फीडबैक लिया जाए। ये सब मिलकर एक ऐसी स्टेट बनाते हैं जहां काम में डूबने का मजा इतना होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हर किसी के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हो, क्योंकि खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर के बैलेंस से आती है। रियल लाइफ में फ्लो स्टेट के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे सर्जन को ऑपरेशन में इतना डूब जाना चाहिए कि घंटे मिनटों जैसे लगें, या रॉक क्लाइंबर को हर पल की चुनौती से अपनी स्किल्स को मिलाना चाहिए। अगर सतही चीजों जैसे पैसा या तारीफ पर फोकस किया जाए, तो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन फ्लो से मिलने वाली संतुष्टि लंबी चलती है, क्योंकि वो काम की प्रक्रिया से आती है। इससे बोरियत या हताशा से बचा जा सकता है। बोरियत तब आती है जब किसी काम के लिए स्किल्स ज़्यादा हैं लेकिन चैलेंज कम, और हताशा तब जब चैलेंज ज़्यादा है लेकिन स्किल्स कम। इस बैलेंस से जिंदगी की क्वालिटी सुधरती है और क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ खुद के बारे में भूल जाना भी एक बड़ा फैक्टर है। जब आप काम में इतना डूब जाओ कि आपका ईगो गायब हो जाए, तो ये हालत और मजबूत बनाती है। दरअसल खुशी हमारे रोज के कामों में छुपी है, अगर उन्हें फ्लो में बदला जाए। फ्लो में समय का एहसास बदल जाता है। कभी वक्त रुक जाता है,
कभी उड़ जाता है, लेकिन हमेशा सकारात्मक तरीके से। रिसर्च से पता चलता है कि जॉब या रिलेशनशिप्स में भी ये लागू होता है। लेकिन असली कुंजी हमारी अंदरूनी सोच में है, यानी हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। कोई फैक्ट्री वर्कर भी अपने काम को फ्लो में बदल सकता है, अगर वो छोटे गोल सेट करे और फीडबैक पर ध्यान दे। इससे नेगेटिव स्टेट्स जैसे चिंता या टाइम पास करना से बचा जा सकता है। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जहां संतुष्टि अपने आप आती है। खुशी के ये ब्लॉक्स हर किसी के पास हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। पार्ट 4, पीक इमर्शन के रास्ते। पीक इमर्शन वो खास हालत है जहां स्किल्स और चैलेंजेस एकदम सही तालमेल में होती हैं। फ्लो तब महसूस होता है जब सारा ध्यान सिर्फ काम पर टिक जाए और चैलेंज थोड़ी ज्यादा हो ताकि कुछ नया सीखने को मिले। ऑटोटेलिक लोग जो काम को सिर्फ उसके मजे के लिए करते हैं, बिना किसी रिवॉर्ड की चाहत के, इस स्टेट को आसानी से पा लेते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई म्यूजिशियन घंटों रियाज कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है। ये खासियत कैसे आती है? परिवार का माहौल इसमें बड़ा रोल निभाता है। अगर घर में खुलापन हो, हर किसी की बात सुनी जाए, आज़ादी मिले, भरोसा हो और चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ें, तो बच्चों में फ्लो को पकड़ने की आदत बनती है। अगर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाए तो न सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी सोसाइटी इसका फायदा उठा सकती है। फ्लो को रोजमर्रा में लाने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपनाने चाहिए। मिसाल के लिए, बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सब गोल्स बनाएं, ताकि आपको हर कदम पर प्रोग्रेस का एहसास हो। प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी जरूरी है, जैसे पढ़ाई में हर चैप्टर के बाद ये देखना कि आपको क्या समझ आया। नई टेक्निक्स आजमाकर भी स्किल्स को और पक्का किया जा सकता है। गेम्स में फ्लो आसानी से आता है क्योंकि वहां क्लियर रूल्स, तुरंत फीडबैक और लेवल्स होते हैं। हमें यही तरीका रोज के कामों जैसे किचन में खाना बनाना या ऑफिस के टास्क में अपनाना चाहिए, ताकि बोरिंग काम भी मजेदार लगने लगें। अगर ध्यान से चैलेंजेस बढ़ाई जाएं, तो फ्लो की आदत बन सकती है और जिंदगी ज्यादा मायने रखने लगती है। फ्लो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्लानिंग से हासिल किया जा सकता है। फ्लो का फायदा सिर्फ खुशी तक सीमित नहीं है, इससे क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। जैसे कि एथलीट्स फ्लो में रहकर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बोरिंग कामों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटे छोटे ट्विस्ट जोड़े जा सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनते हुए काम करना या दोस्तों के साथ मिलकर करना। पीक इमर्शन का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, बस सही बैलेंस और माइंडसेट चाहिए। रिसर्च बताती है कि ऑटोटेलिक लोग मुश्किल वक्त में भी फ्लो ढूंढ लेते हैं, जो उनकी रेजिलियंस बढ़ाता है। इसी तरह सही तरीके अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। पार्ट 5, फिजिकल फ्लो। शरीर के जरिए डूबना। शरीर को हिलाने डुलाने से फ्लो की वो जादुई हालत बन सकती है, जहां समय जैसे रुक सा जाता है और पूरा ध्यान बस उस पल पर होता है। मिसाल के लिए, रनिंग करते वक्त हर कदम की थपक, दिल की धड़कन और हर लैप का टाइम नोट करके फ्लो लाया जा सकता है। ये तब होता है जब स्किल्स और चैलेंज का बैलेंस सही हो। योगा में सांस पर फोकस करके आसनों में मास्टरी हासिल की जा सकती है, जो दिमाग को शांत और शरीर को मजबूत बनाता है। इंटीमेट मोमेंट्स में भी अगर पार्टनर्स एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझकर रिस्पॉन्स करें, तो एक ऐसा फीडबैक लूप बनाया जा सकता है जो एक्सपीरियंस को गहरा करता है। सस्ते शौक जैसे गार्डनिंग भी फ्लो लाते हैं। बीज बोना, पानी देना और पौधों का बढ़ना देखना एक डायरेक्ट फीडबैक देता है, जो महंगे गैजेट्स से ज्यादा सैटिस्फाइंग हो सकता है। रिलेशनशिप्स में कपल्स को साथ में नई फिजिकल एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग या डांसिंग करनी चाहिए, जो इंटीमेसी को जिंदा रखता है, क्योंकि हर नया एक्सपीरियंस उनके बीच के बॉन्ड को और मजबूत करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल फ्लो को शामिल करने के लिए हमें वॉकिंग या साइकिलिंग जैसे काम करने चाहिए। इन एक्टिविटीज में रोड पर फोकस करके हमारा दिमाग साफ होता है और हमारी इंद्रियां ज्यादा शार्प हो जाती हैं। हवा का छूना, मसल्स की मूवमेंट
सब कुछ खास लगता है। एथलीट्स को ट्रेनिंग में घंटों बिताकर फ्लो में पहुंचना चाहिए, लेकिन आम लोग भी घर पर स्ट्रेचिंग या जिम में वर्कआउट से इसे महसूस कर सकते हैं। फीडबैक लूप्स, जैसे वेट लिफ्टिंग में हर रेप गिनना या योगा में बैलेंस बनाए रखना, तुरंत प्रोग्रेस का एहसास दिलाते हैं। गार्डनिंग में मिट्टी खोदना, पौधे लगाना और मौसम के साथ तालमेल करना भी फ्लो क्रिएट करता है। रिलेशनशिप्स में नई एक्टिविटीज, जैसे साथ में कुकिंग या स्पोर्ट्स, इंटीमेसी को ताज़ा रखती हैं। ये सारी चीज़ें न सिर्फ शरीर को मजबूत करती हैं, बल्कि इमोशनल बैलेंस भी लाती हैं, जो हमारी जिंदगी को और मायने देता है। फिजिकल फ्लो को रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए हमें क्लियर गोल सेट करने चाहिए। स्विमिंग में हर स्ट्रोक को बेहतर करने का टारगेट रखकर फ्लो ट्रिगर किया जा सकता है। योगा में सांस की टेक्निक से शरीर और दिमाग का कनेक्शन बनाया जा सकता है, जो डेली स्ट्रेस से राहत देता है। डांसिंग या मार्शल आर्ट्स में मूवमेंट्स को पैटर्न में ढालकर एंगेजमेंट बनाए रखा जा सकता है। सस्ते शौक जैसे गार्डनिंग हमें नेचर से जोड़ते हैं, और हर छोटा बदलाव जैसे पत्तों का हरा होना हमारे लिए खुशी का सोर्स बनता है। ये सारे तरीके न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी में इमोशनल रिचनेस भी लाते हैं। शरीर को सिर्फ टूल की तरह नहीं, बल्कि फ्लो के गेटवे की तरह देखा जाए तो जिंदगी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। और भी इंटरेस्टिंग समरी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 6, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, विचारों की दुनिया में फ्लो। विचारों की दुनिया में डूबकर फ्लो का मजा लिया जा सकता है, अगर इंसान को अपने दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल करना आ जाए। मिसाल के लिए, अगर किताब पढ़ते वक्त किरदारों से दिल जोड़ा जाए और कहानी का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए, तो इससे गोल्स और फीडबैक का एक मजेदार लूप बनता है। हमें फिलॉसफी के बड़े सवालों पर खुद से बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये दिमाग को जटिल पैटर्न्स में सोचने की प्रेरणा देता है और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैथ की पजल्स या चेस खेलना भी दिमाग को व्यस्त रखता है, क्योंकि हर कदम एक नई चुनौती लाता है। लेकिन बिना किसी ढांचे के ख्यालों में खो जाना हमें फ्लो नहीं देता। हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, जहां हम रोज के विचार लिखकर उन पर गहराई से सोच सकते हैं, ताकि हमारा दिमाग तेज रहे। नई भाषा सीखने में भी मजा है, जहां ग्रामर और नए शब्द गोल्स बनते हैं, और हर सही सेंटेंस बोलना हमें फीडबैक देता है। इतिहास की खोज में हिस्टोरियंस को फैक्ट्स को जोड़कर कहानी बनानी चाहिए। साइंटिस्ट्स को हाइपोथेसिस टेस्ट करनी चाहिए, और कवियों को शब्दों को लय में ढालना चाहिए, क्योंकि ये सब उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं और इंसान को खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। इंटेलेक्चुअल फ्लो को और गहरा करने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाए जा सकते हैं। किताब पढ़ते वक्त नोट्स लेने चाहिए या दोस्तों के साथ उस पर बातचीत करनी चाहिए, ताकि पढ़ना और मजेदार हो। फिलॉसफी में आइडियाज को डिबेट की तरह पेश करने से वो गेम जैसा लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाना चाहिए, जैसे कोडिंग में गलतियां ठीक करना, जो हर बार फीडबैक देता है। जर्नलिंग से अपने इमोशंस को समझकर उनके पैटर्न्स ढूंढे जा सकते हैं, जो सेल्फ ग्रोथ का रास्ता खोलता है। नई भाषा सीखने के लिए ऐप्स या बातचीत की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटा सुधार हमें तुरंत खुशी देता है। पार्ट 7, काम को गेम बनाना। काम को बोझ की तरह लेने की बजाय इसे गेम की तरह डिजाइन करके मजेदार बनाया जा सकता है। अगर काम में वैरायटी हो, सही लेवल की चैलेंजेस हों और तुरंत फीडबैक मिले, तो उसे मजा लेने का जरिया बनाया जा सकता है। मिसाल के लिए, हमें एक मोनोटोनस जॉब में छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए, जैसे हर घंटे ज्यादा काम पूरा करने का रिकॉर्ड बनाना। ऐसा करने से काम एक पजल की तरह लगता है, जो हर कदम को अगले लेवल की तरफ ले जाता है। हमें इस नजरिए को अपनाना चाहिए, ताकि काम में बोरियत कम हो और हमें मास्टरी का एहसास हो। जब काम को गेम की तरह देखा जाए, तो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती हैं, क्योंकि दिमाग उसमें पूरी तरह डूब जाता है। ऑटोटैलिक लोग, जो अपने काम को ही इनाम मानते हैं, इस नजरिए को आसानी से अपनाते हैं। चाहे वो कोई सर्जन हो जो हर ऑपरेशन को नई चुनौती की तरह लें, या टैक्सी ड्राइवर जो अपने रूट्स को बेहतर बनाने में मजा ढूंढें।
हमें भी बोरिंग जॉब्स में पर्सनल गोल्स सेट करने चाहिए, जैसे कोई नया स्किल सीखना या टास्क को तेजी से पूरा करना, ताकि काम हमें फ्लो का एक्सपीरियंस दे। हमें ये समझना चाहिए कि काम का मजा सिर्फ सैलरी या प्रमोशन से नहीं, बल्कि उसे कितना एंगेजिंग बनाया जाए, इस पर निर्भर करता है। हमें काम में छोटे छोटे चैलेंजेस जोड़ने चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव बनाना या मीटिंग को प्रोडक्टिव करना, ताकि हमारा दिमाग व्यस्त रहे और हमें समय का पता न चले। काम को गेम बनाने के लिए हमें अपने स्किल्स को लगातार बेहतर करना चाहिए। अगर काम बहुत आसान हो तो वो बोरिंग लगता है, और अगर बहुत मुश्किल हो तो स्ट्रेस देता है। हमें स्किल्स और काम की डिमांड्स का बैलेंस ढूंढना चाहिए, ताकि काम में फ्लो आए। इसके लिए कुछ नया जोड़ा जा सकता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी सीखना, कलीग्स के साथ नए तरीके से काम करना, या वर्क रूटीन को और बेहतर बनाना। मिसाल के लिए, एक टीचर को अपने बोरिंग लेक्चर्स को इंटरैक्टिव गेम्स में बदलना चाहिए, ताकि पढ़ाने में मजा आए और स्टूडेंट्स भी एंगेज्ड रहें। इस तरह की प्रैक्टिस से काम न सिर्फ मजेदार बनता है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ का मौका भी देता है। हमें काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सार्थक हिस्सा मानना चाहिए, जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने का मौका दे। पार्ट 8, कनेक्शन और अकेलेपन में हार्मनी। रिश्तों और अकेलेपन में बैलेंस बनाकर फ्लो का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। गहरे रिश्तों में फ्लो तब आता है जब लोग मिलकर किसी शेयर्ड पर्पस की ओर बढ़ें। मिसाल के लिए, एक परिवार को साथ मिलकर गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, जहां हर कोई अपनी खासियत लाए, कोई डिजाइन करे, कोई पौधे चुने। ऐसा करने से न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा होता है, बल्कि रिश्तों में गर्माहट भी आती है। हमें दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करनी चाहिए, जिसमें एक दूसरे को समझने और नए ख्यालों को तलाशने में वक्त बिताया जाए। हमें ऐसे रिश्तों को चुनना चाहिए जो हमें नई चुनौतियां दें और हमारी काबिलियत को निखारें। जैसे एक कपल को मिलकर कुकिंग सीखनी चाहिए, जिससे न सिर्फ नए पकवान बने, बल्कि उनकी आपसी तालमेल भी बेहतर हो। अकेलेपन को भी फ्लो का जरिया बनाया जा सकता है, बशर्ते इसे सही नजरिए से देखा जाए। अकेले वक्त को उदासी की तरह लेने की बजाय इसे अपनी स्किल्स बढ़ाने का मौका माना जा सकता है। हमें नया शौक अपनाना चाहिए, जैसे पेंटिंग, राइटिंग या म्यूजिक सीखना। एक म्यूजिशियन की तरह जो अकेले में नए मेलोडीज बनाता है, हमें भी अपने अकेलेपन में क्रिएटिविटी ढूंढनी चाहिए। अकेलापन तभी बोझ लगता है जब उसे टीवी देखने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में गंवाया जाए। इसके बजाय मेडिटेशन, जर्नलिंग या किसी क्रिएटिव काम में वक्त लगाना चाहिए, जो हमारी जिंदगी में फ्लो लाए। ये तरीका इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है और मन को मजबूत करता है। हमें उन इंटरैक्शंस को चुनना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं। हमें सतही बातचीत, जैसे ऑफिस में गॉसिप या बेमतलब की चैट से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जी खींचती हैं और हमें न कुछ सिखाती हैं, न ही चुनौती देती हैं। इसके बजाय हमें उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें बढ़ने में मदद करें। जैसे एक स्टूडेंट ग्रुप को मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिससे न सिर्फ उनमें सब्जेक्ट की गहरी समझ बने, बल्कि उनकी आपसी रिश्ते भी मजबूत हों। चाहे रिश्ते हों या अकेलापन, हमें उनमें मकसद और चुनौती ढूंढनी चाहिए। ऐसा करने से हमें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि आज़ादी और रिश्तों की खुशी में बैलेंस भी बनता है। पार्ट 9, अव्यवस्था को चुनौती देना। मुश्किलों में फ्लो। जिंदगी की मुश्किलों को चुनौती की तरह देखकर फ्लो का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है और हर मुश्किल को ग्रोथ का मौका बनाया जा सकता है। चाहे कोई बड़ा दुख हो, जैसे किसी अपने का चले जाना, या रोजमर्रा का स्ट्रेस, जैसे काम का प्रेशर, हमें इन हालात को गेम की तरह देखना चाहिए। अपनी एनर्जी को क्रिएटिव दिशा में मोड़कर परेशानियों को क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। मुश्किलें सिर्फ रुकावटें नहीं, बल्कि हमें मजबूत और लचीला बनाने का जरिया हो सकती हैं। जैसे तूफान के बाद जंगल में नई जिंदगी उगती है, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी की अव्यवस्था से मजबूत बनना चाहिए।
अगर कोई अपनी नौकरी खो दे तो उसे सिर्फ नुकसान की तरह नहीं, बल्कि नई स्किल्स सीखने या नया करियर शुरू करने का मौका मानना चाहिए। एक आर्टिस्ट की तरह जो अपने उतार चढ़ाव को पेंटिंग्स में उतारता है, हमें भी अपने दर्द को कला में बदलना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी भी गहरी होती है। अपने डर और अनिश्चितता को गले लगाकर ही फ्लो की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। जैसे एक माउंटेन क्लाइंबर को हर खतरनाक कदम को छोटी जीत की तरह लेना चाहिए, वैसे ही हमें जिंदगी की अनिश्चितताओं को गेम की तरह देखना चाहिए। फ्लो सिर्फ जीवन के शांत पलों में नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल वक्त में भी पाया जा सकता है। हमें जिंदगी की अव्यवस्था को एक क्रिएटिव कैनवास की तरह देखना चाहिए, जहां हर मुश्किल नई संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। पार्ट 10, मकसद बनाना, अल्टीमेट फ्लो लाइफ। जिंदगी को एक बड़े, मायने रखने वाले मकसद की तरह जिया जा सकता है, जहां हर छोटी बड़ी एक्टिविटी उसकी कहानी का हिस्सा बने। हमें अपने लक्ष्यों को अपने विश्वासों, मूल्यों और जुनून के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि फ्लो सिर्फ कुछ पलों तक न रहे, बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा बने। मिसाल के लिए, अगर कोई आर्ट से प्यार करता है, तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, जैसे हर हफ्ते एक नई पेंटिंग बनाना या किसी आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनना। एक म्यूजिशियन की तरह जो अपने हर परफॉर्मेंस को लोगों को जोड़ने और खुशी देने का मकसद देता है, हमें भी अपने हर काम को बड़े मकसद से जोड़ना चाहिए। जिंदगी में हमेशा बिखराव या एंट्रोपी रहती है, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो सब कुछ बेमकसद लगने लगता है। हमें अपने एक्सपीरियंसेस को एक कंसिस्टेंट कहानी में जोड़ना चाहिए, ताकि इस एंट्रोपी से लड़ा जा सके। जैसे एक साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च को दुनिया को बेहतर बनाने के मिशन की तरह देखना चाहिए, और हर एक्सपेरिमेंट को एक बड़े पजल का हिस्सा मानना चाहिए। इस तरह जिंदगी को एक गहरा मकसद मिलता है। हमें अपनी एक्टिविटीज को सिर्फ टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े, मायने रखने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा मानना चाहिए, ताकि फ्लो जिंदगी में बरकरार रहे। अनुशासित ध्यान और ऑटोटेलिक हैबिट्स फ्लो को जिंदगी का हिस्सा बनाने में जरूरी हैं। जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी ट्रेन करना चाहिए। एक राइटर की तरह जो हर सुबह लिखने का वक्त फिक्स करता है, हमें भी रोज थोड़ा वक्त अपनी पसंद की चीजों के लिए निकालना चाहिए। ऐसा करने से अनुशासन आदत बन जाता है, और हमें हर बार उस काम में फ्लो का एक्सपीरियंस होता है। हमें अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी की तरह जीना चाहिए, जहां हर पल हमें एक बड़े मकसद की ओर ले जाए। इस तरह अल्टीमेट फ्लो लाइफ जीकर हर दिन को मायने दिया जा सकता है। कंक्लूजन, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है कि जिंदगी को और मजेदार बनाने का राज हमारे अपने हाथों में है। मिहाली चिकसेंटमिहाली हमें बताते हैं कि फ्लो वो जादुई पल है जब हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने के लिए हमें अपने लक्ष्य, ध्यान और जुनून को सही दिशा देनी होगी। ये कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को समझने और अपने काम को प्यार करने की बात है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो खाना बनाना हो, गाना गाना हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, कोशिश करें कि उसमें पूरी तरह खो जाएं। इस किताब का असली सबक यही है कि अगर जिंदगी को फ्लो के साथ जीना सीख लो, तो हर दिन एक नया एडवेंचर बन जाएगा। मिहाली की बातों को अपनाकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और खूबसूरत और मायने भरा बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा जोश चाहिए, और फ्लो आपके साथ होगा। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।